बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की है ऑर्थोपेडिक नर्सिंग कंप्लीट हमने 3 वीडियो में अपलोड किया है और एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने 2 डिजीज़ एडिसन और कुशिंग सिंड्रोम जो है डिस्कस किया है। आज का इसके साथ साथ डायबिटीज इंसिफाइडस और SIADH वो सब हमने इससे पहले एक लेक्चर में अपलोड की है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायबिटीज़ मिलाइटिस, और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके तो आज हम ये यूनिट जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो डायबिटीज़ मिलाइटिस हमारे पास एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाता है, तो उसको डायबिटीज़ मिलाइटिस कहते हैं। स्लाइड में लिखा है कि डायबिटीज मिलाइटिस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच पर्सन इज हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल आइदर बिकॉज द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन दैट इज प्रोड्यूस। हमारे पास 2 टाइप्स की डायबिटीज मिलाइटिस है। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे फिजियोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास क्या है, पेंक्रियास। क्या है पेंक्रियास? पेंक्रियाज में हमारे पास 2 सील है, एक है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। अल्फ़ा सील हमारे पास क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन। क्या? ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। और बीटा हमारे पास क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। ठीक है, तो हमारे पास बॉडी में 2 काम होते हैं। एक ये होता है कि ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है इंसुलिन। ये काम है इंसुलिन का। और दूसरा ये है कि ग्लाइकोजन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ये काम करता है ग्लूकागॉन। ठीक है, अब हमारे पास डायबिटीज मिलाइटिस 3 तरह की है, लेकिन अभी 2 पे हम फोकस करते हैं। टाइप 1 है एक है टाइप 2। टाइप 1 में है डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। क्या? डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। हमारे पास इंसुलिन पैदा नहीं होता। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्रॉब्लम कहाँ होगी? पेंक्रियाज में अल्फ़ा सील में कोई मसला बीटा सील में कोई मसला है, तो इसकी वजह से हमारे पास इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसकी वजह से डायबिटीज मिलाइटिस टाइप 1 काज होती है। ठीक है, टाइप 2 में सेल आर या रिसेप्टर डज नॉट इनटेक इंसुलिन। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टाइप 2 में क्या होता है। ऐसा काम होता है कि हमारे पास पेंक्रियास से बीटा सेल से इंसुलिन आ गया। ठीक है, ये इंसुलिन जाकर सेल में क्या है? सेल। तो सेल पे उसकी क्या होगी? रिसेप्टर होगी। ये क्या है? एक रिसेप्टर है सेल पे उसके। तो ये ग्लूकोज जो है यहाँ ब्लड में, ये ब्लड में ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज ये इनटेक करेगा इस रिसेप्टर के ज़रिए, लेकिन इसके लिए कौन सा चीज़ रिक्वायर्ड है? इंसुलिन रिक्वायर्ड है। तो टाइप 1 में ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा और टाइप 2 में ये इंसुलिन आएगा लेकिन ये रिसेप्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस है। ठीक है, टाइप 1 की हमारे पास काजेस क्या है? ऑटो इम्यून है, वायरल डिजीज़ है, और इसके साथ साथ ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और टाइप 2 में हमारे पास ओबेसिटी, हाइपरटेंशन वगैरह इन सब की वजह से ये हो सकती है। एक्सरसाइज ना होने की वजह से, डाइट की वजह से ये टाइप 2 बहुत ज़्यादा काज होती है। तो ये स्लाइड में भी ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट हम अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन के साथ। Diabetes mellitus is a chronic systemic disease that alters carbohydrate, fat and protein metabolism. It is the most common endocrine disorder and the 3rd leading cause of death in the United States. यूनाइटेड स्टेट में 3रे नंबर पर यह है कि लोग इससे ज़्यादा मरते हैं। और डायबिटीज मिलाइटिस जो है ये फैट मेटाबॉलिज्म का फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसकी वजह से इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। हमारे पास इसके लिए कुछ वैल्यूज़ है। प्री डायबिटिक
प्री डायबिटिक वो है जो 100 से लेकर 126 तक, ये फास्टिंग ब्लड शुगर FBS पे, FBS फास्टिंग ब्लड शुगर अगर टेस्ट करें 100 से लेकर 125 तक क्या है, ये है प्री डायबिटिक, और 25 से ऊपर क्या है, डायबिटिक है। उसको कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज इज़ ग्रेटर देन 140 एंड लेस देन 200, तो ये है। फिर टाइप 1 डायबिटीज इज़ एन एब्सोल्युटली डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। टाइप 1 में हमने बताया कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है, सिक्रीशन में भी हेरिडिटी एसोसिएटेड विद हिस्टोकम्पेटिबिलिटी एंटीजीन्स की वजह से हो सकती है, सम वायरसेस की वजह से, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ की वजह से दैट अटैक द आइसोलेट ऑफ लंगरहान सेल एंड टॉक्सिक केमिकल। It cause symptom in 90% of pancreatic beta cell have been destroyed। ये बीटा सेल की वजह से हो सकती है। कि टाइप 2 डायबिटीज mellitus may be hereditary is associated with obesity and regulate and result from different cause of type 1 diabetes। It accounts for 90% डायबिटिक पेशेंट जो टाइप 2 है, और 10% क्या है, वो टाइप 1 में है। गेस्टेशनल डायबिटीज mellitus ये प्रेगनेंसी में होती है, ठीक है। काज ग्लूकोज इंटॉलरेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज़ यूजुअली डिसअपीयर आफ्टर डिलीवरी बट मे डेवलप इनटू टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। ये डिलीवरी के साथ ख़त्म होता है, लेकिन अक्सर टाइप 1 टाइप 2 में कन्वर्ट हो सकता है। अदर टाइप ऑफ डायबिटीज mellitus कैन बी लिंक्ड टू आइदर अ डिसऑर्डर सच एज एंडोक्राइनोपैथी, genetic syndrome, in insulin receptor disorder and an infection, or to the use of a drug or chemical such as कार्टिकोस्टेरॉइड, एपिनेफ्रिन, फ्यूरोसेमाइड, ग्लूकागॉन, लिथियम और फिनोटाइन। तो इस ड्रग की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। हमारे पास ये जुमला दोबारा सुनिए, अदर टाइप ऑफ डायबिटीज mellitus कैन बी लिंक्ड टू आइदर डिसऑर्डर। ये दूसरी डिसऑर्डर के साथ क्या है, लिंक है। एंडोक्राइनोपैथी, जेनेटिक सिंड्रोम, एन इंसुलिन रिसेप्टर डिसऑर्डर, ये 3 डिजीज़ है, ठीक है, या इन्फेक्शन हुआ है, या इसके साथ साथ ड्रग के साथ भी ये क्या है, लिंक्ड है, जिसमें ये ड्रग हमने पढ़ा, स्टेरॉयड है, एपिनेफ्रिन है, लासिक्स है, ग्लूकागॉन, फ्यूरोसेमाइड है, ये लासिक्स है, ग्लूकागॉन, लिथियम, फिनोटाइन वगैरह। Impaired glucose tolerance occur when glucose level are outside the normal range following a glucose tolerance test, but the patient does not meet the criteria for diabetes mellitus। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है, ये आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा यह जो है, यह साइन सिम्टम्स थोड़ा सा पड़ा हुआ है। तो माइक्रोवास्कुलर है और इसके साथ साथ मैक्रोवास्कुलर है, ठीक है। तो माइक्रोवास्कुलर में हमारे पास आई तक का कोई मसला हो तो उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, किडनी में है नेफ्रोपैथी, और पेरिफेरल नर्व में है नेफ्रोपैथी, ये है माइक्रोवास्कुलर। अगर हम मैक्रोवास्कुलर में बात करें तो लोअर लिम्ब है, हार्ट है और ब्रेन में स्ट्रोक हो सकती है, हार्ट में करोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, और लोअर लिम्ब में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। माइक्रोवास्कुलर, मैक्रोवास्कुलर, ये 2 याद रखिए, ये कॉम्प्लिकेशन है। अदर नॉन क्लासिक जिसमें है आर्टीरियल वॉल की डिजीज़ हो सकती है, लीवर और लंग की भी डिजीज़ हो सकती है, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है, कैंसर है, डायबिटिक फूट भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकती है, ठीक है। Macrovascular change can increase the risk of heart disease, atherosclerotic disease, cerebrovascular accident, hypertension and peripheral vascular disease। ये है मैक्रोवास्कुलर की। और अगर हम माइक्रोवास्कुलर की बात करेंगे तो ये माइक्रोवास्कुलर चेंजेस कैन थिकन कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड काज चेंज इन द वेजल ऑफ द किडनी एंड आई। ये नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी काज करते हैं माइक्रोवास्कुलर। मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथीज में रिजल्ट इन वीकनेस, हाइपरस्थीजिया, हाइपोस्थीजिया एंड पेन, ठीक है। मोटर और सेंसरी न्यूरोपैथीज में हमारे पास फिर क्या हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, हाइपरस्थीजिया हो सकती है, हाइपोस्थीजिया हो सकती है, ये नमनेस और टिंगलिंग है, ठीक है, और पेन हो सकती है। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जनरली अकर आफ्टर मेनी ईयर्स एंड मे काज कार्डियक एबनॉर्मलिटी, डायबिटिक डायरिया, गैस्ट्रोफेरेसिस, इम्पोटेंस एंड यूरिन रिटेंशन, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है, हो सकती है, ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। इन्फेक्शन कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ सीरम ग्लूकोज इन द स्किन एंड पुअरली फंक्शन इन WBC। With diabetes mellitus, hyperglycemia result from insulin deficiency or insulin resistant। 2 बात है, insulin deficiency type 1 और insulin resistant type 2, which makes insulin unavailable to fill the
discrepancy between the amount of insulin available tissue and the amount need leads to impaired carbohydrate protein and fat metabolism। तो ये इसकी वजह से कि हमारे पास फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म नहीं होता और इसकी वजह से उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया हमारे पास इज़ अ कंडीशन विद ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड 140 mg/dL। ये हाइपरग्लाइसीमिया ये 126 से ऊपर FBS फास्टिंग ब्लड शुगर में 126 से ऊपर हाइपरग्लाइसीमिया कह सकते हैं हम। और अगर RBS है रैंडम ब्लड शुगर है तो 200 से ऊपर हम कह सकते हैं। व्हेन ब्लड ग्लूकोज एक्सीड 180 mg/dL ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। फिर आप लोगों को ये भी मैं बताता हूँ कि ग्लूकोज डायबिटिक पेशेंट में 3 जो है साइन सिम्टम बहुत आम होंगी। पॉलीयूरिया एक्सेसिव यूरिन, पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थर्स्ट एंड पॉलीफेजिया एक्सेसिव हंगर। तो ये यहाँ लिखा है। ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया इज ट्रीटेड विद शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एक्सरसाइज टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। और डायबिटिक पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट में बहुत सी चीज़ें हैं। इंसुलिन भी हम दे सकते हैं, ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी दे सकते हैं, एक्सरसाइज और डाइट और वगैरह ये सब हो सकती है। ठीक है। इसके ट्रीटमेंट साइन सिम्टम्स ऑलरेडी पॉलीडिप्सिया, फेजिया, यूरिया, वेट लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट लॉस होगी डायबिटिक पेशेंट में। ये क्यों होंगी? क्योंकि लिपिड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो इसकी वजह से वेट लॉस होती है। ठीक है। अदर इफेक्ट में इंक्लूड फटीग एंड सोमनोलेंस। डायग्नोस्टिक टेस्ट तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। हमारे पास जो है ये 4 किस्म की टेस्ट है। RBS, FBS, OGT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और HbA1c हेमोग्लोबिन A1c। ठीक है। ये 4 किस्म की टेस्ट है। RBS रैंडम ब्लड शुगर डायरेक्ट हम करा सकते हैं डायरेक्ट, और इसकी वैल्यू अगर 200 mg/dL से इंक्रीज़ है तो ये हमारे पास क्या है? डायबिटिक है। नंबर 2 फास्टिंग ब्लड शुगर 8, इसके लिए ये चाहिए कि 8 आवर्स तक आप कोई नहीं लेंगे NPO होंगी। ये ज़्यादातर हम सुबह के टाइम कराते हैं। ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर 125 mg/dL से इंक्रीज़ हुआ है तो ये हमारे पास क्या है? डायबिटिक पेशेंट है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये ऐसा टेस्ट होता है कि ये जो है रात के वक्त क्या हो ना NPO होती है, लेकिन सुबह के टाइम हम उनको एक ग्लास जो है शुगर वाली मतलब है कि ड्रिंक देते हैं कि उसमें शुगर होती है। ठीक है। फिर इसको टेस्ट कराते हैं, अगर 180 से उसकी लेवल mg/dL से उसकी लेवल इंक्रीज़ है तो ये क्या है? डायबिटिक है। HbA1c ये 2 to 3 मंथ्स की एवरेज हमें निकालते हैं। ये बहुत अच्छी टेस्ट है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है, ये हमें कंफर्मेशन कराती है सही तरीके से। ये बहुत अच्छी सही टेस्ट है। और क्योंकि हीमोग्लोबिन भी कितनी ग्लूकोज के लिए मकदार है वो हमें बताती है। उसकी वैल्यू अगर 6.5% से इंक्रीज़ आ गया तो ये पेशेंट हमारे पास क्या होंगी? डायबिटिक होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इसकी वैल्यू है। तो BS भी हो गया 126 से, RBS 200 से, OGTT यह 200 स्लाइड में लिखा है, ये असल में 180 है, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो 200 लिखिए। ठीक है। HbA1c में 6.5% है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो द फर्स्ट गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज मेंटेन RBS रैंडम नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है। और दूसरा हमारे पास जो है वो है कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करना। पहले जो है ग्लूकोज कंट्रोल करना है लेवल और फिर कॉम्प्लिकेशन कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम उसको देंगे ओरल एंटी डायबिटिक्स, ओरल जो ड्रग्स है वो देंगे। एन ओरल एंटी डायबिटिक में भी प्रिस्क्राइब एलोन और इन कम्बिनेशन विद अदर ड्रग। ये अकेली भी हो सकती है और अदर ड्रग के साथ कम्बिनेशन भी हो सकती है, या इंसुलिन के साथ वगैरह अगर टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस है।
तो इसमें क्या है, द फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ओरल एंटी डायबिटिक्स में है सल्फोनाइल यूरिया। क्या है, सल्फोनाइल यूरिया। इसमें हमारे पास एसीटोहेक्सामाइड है, क्लोरोफ्रोमाइड है, ग्लिमपिराइड है, ग्लिफिजाइड है, ग्लाइबुराइड है और टोलाजमाइड है। इसके साथ साथ टोलब्यूटामाइड वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज स्टिमुलेट करता है। अगर पेंक्रियाज स्टिमुलेट होगा तो बीटा सील स्टिमुलेट होगा, और अगर बीटा सील स्टिमुलेट होगा तो हमारे पास क्या होंगी, इंसुलिन रिलीज होंगी। ठीक है, स्टिमुलेटिंग द पेंक्रियाज टू रिलीज इंसुलिन बट डज नॉट लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरे नंबर पर मेटफॉर्मिन। इसको ये ग्लूकोफेज के नाम से आता है। अबिग्युनाइड वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर। ये ग्लूकोज लीवर में हमारे पास जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो वो कम करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन जो है वो कम हो जाता है। एंड बाय मेकिंग द टिश्यू मोर सेंसिटिव टू इंसुलिन, और दूसरा काम ये करता है कि ये जो इंसुलिन की जो टिश्यू है वो ज़्यादा सेंसिटिव कराता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये मेटफॉर्मिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्रग में एक और नुकसान ये है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया भी काज कर सकते हैं, क्योंकि ये दो काम करते हैं। एक इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करता है, और फिर अगर इस इंसुलिन की सेंसिटिविटी सेल में इंक्रीज़ है तो वो टिश्यू में या सेल में इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज अपनी तरफ खींचेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम होगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। और जो ओरल एंटी डायबिटिक है वो है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, एकार्बोज एंड मेग्लिटोल। ये दो चीज़ याद रखिए, एकार्बोज और मेग्लिटोल। ये क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है। रिड्यूस ग्लूकोज लेवल बाय इंटरफेयरिंग with glucose absorption in the small intestine when used alone. These drugs do not cause hypoglycemia. ये हाइपोग्लाइसीमिया काज नहीं कर सकते। अभी तक हमने पढ़ा कि सल्फोनाइल यूरिया भी नहीं काज करता, अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर भी काज हाइपोग्लाइसीमिया काज नहीं कर सकता एक्सेप्ट मेटफॉर्मिन। इसके बाद रिफाग्लिनाइड, इसमें बेंजोइक एसिड डेराइवेटिव स्टिमुलेटर बीटा सेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन बिकॉज द ड्रग क्विकली मेटाबोलाइज एंड शॉर्ट एक्टिंग एट लेस लाइकली टू काज हाइपोग्लाइसीमिया। ये भी हाइपोग्लाइसीमिया काज नहीं करता, और ये शॉर्ट एक्टिंग है, इतना ज़्यादा टाइम के लिए भी यूज़ नहीं होता रिफाग्लिनाइड। ठीक है, थायाजोलेडेनिडायोन्स सच इसमें क्या है, ग्लेटाजोन एक्टोस के नाम से आता है। इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी बाय एक्टिवेटिंग जीन इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म व्हेन यूज एलियन द ड्रग डज नॉट काज हाइपोग्लाइसीमिया। ये अगर अकेले में यूज़ करते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया काज नहीं कर सकता, अगर कोई और ड्रग के साथ यूज़ करे तो हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ओरल एंटी डायबिटिक है। सही, अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन पे हमारे पास है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन की 4 किस्म है, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, और द लास्ट वन इज़ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इसमें हमारे पास है लेस्प्रो ह्यूमोलक के नाम से, लेस्प्रो एंड आस्पार्ट। ये दो बहुत मशहूर नाम है, क्या, लेस्प्रो और आस्पार्ट एंड, और इसके साथ साथ क्या है, ग्लूलिजीन एफेड्रा के नाम से आता है। और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ये क्या है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। इनके आंसर बहुत शॉर्ट है, विद इन मिनट्स 5 to 25 मिनट्स में इसकी क्या है, आंसर हो सकती है। और पीक्स तक ये हाफ से 1.5 आवर्स 30 to 90 मिनट्स में, और इसकी ड्यूरेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, 2 to 5 आवर्स इतना उसकी ड्यूरेशन है। ये है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसके बाद अगर हम शॉर्ट एक्टिंग की, तो उसमें है रेगुलर इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। ये बार बार एमसीक्यूज़ में आता है कि रेगुलर इंसुलिन क्या है, रेगुलर इंसुलिन क्या है, रेगुलर इंसुलिन क्या है, तो आप लिखेंगे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। आंसर उसकी क्या है, विद इन मिनट्स 30 to 60 मिनट्स, पीक 1 to 5 आवर्स, और ड्यूरेशन 6 to 10 आवर्स की ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल रट्टे की चीज़ है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कॉन्सेप्ट की। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन न्यूट्रल फ्रोटामीन हेगडर एनफीएच के नाम से आता है, और लेंटी इंसुलिन इज यूज्ड फॉर इंटरमीडिएट एक्टिंग थेरेपी। ईच ऑफ दीज ड्रग्स बिगिंस
to act in 1 to 4 hours, produce peak action in 6 to 12 hours and produce effects 12 to 24 hours। तो ये क्या है, ये उसकी पीक है, ऑनसेट है, ड्यूरेशन है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, उसमें प्रोटामीन, जिंक और अल्ट्रा लेंटी इंसुलिन कैन बी यूज फॉर लॉन्ग एक्टिंग थेरेपी। फॉर दिस ड्रग ऑनसेट आकर 48 आवर्स, एक्शन पीक्स 16 to 18 hours and action last up to 30 hours। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके एक्शन 20 ज़्यादा टाइम, पीक्स 16 to 18 hours और ये हो सकते हैं, ठीक है। ग्लार्गिन लेंटस एंड डिटीमेर लीवेमर इंसुलिन आर यूज्ड अ बेसल थेरेपी। They have an onset of 22 to 4 hours, have no peak effectiveness period and last 20 to 24 hours. An insulin pump may be used to deliver rapid-acting insulin meet both basal and bolus need. Pump can be implanted under the skin or worn externally। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो इंसुलिन है कि अगर लॉन्ग है, शॉर्ट है, इंटरमीडिएट और रैपिड जो भी है, ये हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया काज कर सकती है, लेकिन कौन सी टाइम पे, जिस वक्त ये पीक में होती है, ठीक है। और बात करेंगे हम डाइट के हवाले से, कौन सी चीज़ के हवाले से, डाइट के हवाले से। तो हमारे पास डाइट थेरेपी इज इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल रिक्वायरमेंट। हम ऐसी डाइट देंगे जिसमें हमारे पास ग्लूकोज की लेवल कम हो लेकिन सेलुलोज वगैरह, मतलब है कि जो बॉडी में स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन फॉर्म है, स्टार्च वगैरह, ये देंगे ताकि वो स्टोर हो जाए, ठीक है। एम्फसाइज इज प्लेस्ड ऑन अचीविंग ग्लूकोज लिपिड एंड ब्लड pressure control. The following restriction are recommended. Pet intake should equal to 20 to 30% of the total calories. पेट उसमें कितनी होती है, 20 to 30, प्रोटीन 10 to 20 और कार्बोहाइड्रेट इंटेक 50 to 60% कैलोरी, ये हमें इस फूड में चाहिए, ठीक है। प्रोटीन कम, फिर लिपिड और फिर कार्बोहाइड्रेट। कोलेस्ट्रॉल इंटेक 300 mg या उससे भी कम, ठीक है। और फाइबर इंटेक 20 to 30 ग्राम डेली। तो फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा 20 to 30 ग्राम। और सोडियम इंटेक भी कम चाहिए, 2 to 3 ग्राम डेली। तो ये है उसकी फूड कि सोडियम कितना चाहिए, फाइबर और कैलोरीज। लास्ट हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन में है फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज हमारे पास जो है कैलोरी, जो ग्लूकोज है वो बर्न करता है, तो इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में कमी आ जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेंटेन नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, हेल्प ब्लड वेसल परफॉर्म मोर इफेक्टिवली and may reduce the amount of insulin needed. Therefore, the patient should follow a consistent exercise program engaging in activity when glucose level are high. Carbohydrate intake must be increased if the patient exercise when glucose level हमारे पास अगर ग्लूकोज लेवल हाई है तो फिर इसको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया। अब हम पढ़ते हैं एक और टॉपिक हमारे पास है हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मेन डायरेक्टली मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर 70 mg पर डेसीलीटर से अगर ग्लूकोज की लेवल कम हो गया ब्लड में तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन शॉक इज द कंडीशन विच द ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल बिलो द लेवल रिक्वायर्ड टू सस्टेन होमोस्टेसिस यू लेस देन आर इक्वल टू 70 mg पर डेसीलीटर। It may result from too little food, too much insulin or oral anti-hypoglycemic or too much exercise can cause pregnant, permanent neurologic damage or rebound hyperglycemia। तो ये सब उसकी काजेज़ होता है, या अगर आपने ओरल एंटी डायबिटिक ली या इंसुलिन ली या वगैरह, तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। Onset occurs in minutes to hours. Onset बहुत जल्दी हो सकती है, but most often before meal, especially if meals are delayed or snacks omitted, ठीक है। Severe sign and symptom may include bladder spasm, blood glucose level less than or equal to 70 mg per deciliter,
bradycardia, bradypnea, confusion, cool and moist skin, hallucination, lightheadedness, memory loss, nausea, seizure और coma, slight respiratory acidosis, vision disturbance and vomiting। ये सब क्या है उसके साइन सिम्टम्स है। माइल्ड साइन एंड सिम्टम में इंक्लूड स्वेटिंग, ट्रिमर्स, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन एंड हंगर। ये क्या है, माइल्डर साइन है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीटेड, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, विथ 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये याद रखिए 14 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या 4 ऑन्स एप्पल जूस, 4 इन रेगुलर सोडा और 8 ऑन्स स्किम मिल्क, 3 ग्लूकोज टेबलेट और 5 हार्ट कैंडीज। ये एक इसकी ट्रीटमेंट है। 3 ग्लूकोज टेबलेट देते हैं या 5 हार्ट कैंडीज मतलब टॉफीज दे सकते हैं, 8 ऑन्स स्किम मिल्क दे सकते हैं, 4 ऑन्स एप्पल जूस दो दे सकते हैं, 4 ऑन्स रेगुलर सोडा मतलब है कि ड्रिंक्स वगैरह, और 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इसकी ट्रीटमेंट है। इफ़ द पेशेंट, एक और बात, ये एक इस बंदी को दे सकते हैं, ऐसी नहीं कि इकट्ठा सब आप देंगे कि ये उसकी ट्रीटमेंट, एक चीज़, या 4 ग्राम जो है मतलब 4 ऑन्स एप्पल जूस दे सकते हैं, या हमारे पास उसको 8 ऑन्स मिल्क दे सकते हैं, या इसके साथ 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मतलब है कि अलग अलग एक चीज़। इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, ट्रीटमेंट इज़ एन IV बोलस। अगर अनकॉन्शियस है तो 50% डेक्सट्रोज सोल्यूशन देना है डायरेक्ट। और ग्लूकागान गिवन सबक्यूटेनियसली और IM, और ग्लूकागान कौन सी रूट में दे सकते हैं, सबक्यूटेनियसली या IM। ग्लूकागान का काम क्या है, ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो फिर बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज हो सकता है। द पेशेंट रिक्वायर्स फॉलो अप ग्लूकोज मॉनिटरिंग। एक और टॉपिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमारे पास क्यों आ सकता है, ये इसलिए आ सकता है कि हमारे पास जो लिपिड है, कि अगर हमारे पास ग्लूकोज की लेवल क्या है, मतलब है कि कम है, ग्लूकोज कम है और बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, तो ये लिपिड कन्वर्ट होगा एसाइल ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, क्या फैटी एसिड में, तो ये एसिड क्या होगा, इंक्रीज होगा बॉडी में, और ये इसको कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA, ये कास कराता है, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। ये टाइप 1 में भी हो सकते हैं डायबिटिक पेशेंट में। DKA रिजल्ट फ्रॉम टू लिटिल इंसुलिन, अगर इंसुलिन बहुत कम है, विच प्रिवेंट ग्लूकोज फ्रॉम एंटरिंग सेल्स एंड काज टू एक्यूमुलेट इन ब्लड। तो हमारे पास अगर इंसुलिन बहुत कम है तो वो टिश्यू को जो ग्लूकोज है वो एंटर नहीं कर सकता, तो हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा। और ये मोस्टली कौन सी डिजीज़ में होते हैं, टाइप 1 में, क्योंकि टाइप 1 में हमारे पास इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। DKA इज ट्रीटेड विद रेगुलर IV इंसुलिन, अगर DKA है तो हम रेगुलर IV इंसुलिन देंगे, IV फ्लूइड टू द सप्लीमेंट एंड, और इसके साथ साथ intravascular volume, potassium replacement and sodium bicarbonate if the pH is less than 6.9. Hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome, ये दूसरा सिंड्रोम है हमारे पास। ये क्या है कि हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिक होते हैं और ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होती है, ये एक DKA की तरह है। बट कीटोएसिडोसिस डज नॉट अकर, द पेशेंट हैज़ इनफ इंसुलिन टू इनहिबिट लाइपोलाइसिस। हमारे पास क्या है, इंसुलिन इनफ होते हैं, तो हमारे पास जो लाइफोलाइसिस है वो क्या है, उसमें इनहिबिट होती है, और हमारे पास DKA में लाइफोलाइसिस होती है, ठीक है। हाइपरऑस्मोलर हाइपोग्लाइसीमिक नॉन कीटोइक सिंड्रोम कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इन्फेक्शन, MI, स्ट्रोक, पैंक्रियाटाइटिस, सेवियर बर्न, ट्रीटेड विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, स्ट्रेस और थेरेपी विद थायराइड डाययूरेटिक, मिनिटॉल, स्टेरॉइड, फिनेटाइन और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो हमारे पास ये इसके वजह से ये क्या होती है, प्रेसिपिटेटेड होती है हाइपरऑस्मोलर हाइपर
glycemic ketoacidosis. It occurs most frequently in people aged 50 to 70 who have no history of diabetic as well as those with mild type 2 diabetes. It's treated with insulin IV fluid with half normal saline solution or normal saline solution in potassium replacement when urine output is adequate. तो ये इसके क्या है, ट्रीटमेंट है. आप लोगों ने इसके भी ट्रीटमेंट जो है समझा. अब आती है नर्सिंग इंटरवेंशन की तरफ. तो प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरी रिलेटेड विद सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज एंड पॉसिबल न्यूरो इम्प्रूवमेंट. ये इंजरी से हमें इसको क्यों बचाना है, क्योंकि इसकी हीलिंग बहुत स्लो होती है. ठीक है. रिपोर्ट वांट्स टू प्रैक्टिशनर फॉर ट्रीटमेंट अप्लाई लेनोलिन टू द फीट एंड एंकल्स. ठीक है. केयरफुली ड्राई द पेशेंट फीट स्पेशली बिटवीन द टूज. ये जगह बहुत साफ करना है. इनकरेज द यूज़ ऑफ कॉटन सॉक्स टू रिड्यूस मॉइस्चर and suggest wearing well-fitting shoes. Have the patient toenails cleft by podiatrist. Teach the patient, ये pediatricians है. ठीक है. Teach the patient and family about good skin care. इसके मतलब ये कि इसके हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है और इसकी ताकि इसकी कोई जगह जो है वो इंजर्ड ना हो और इन्फेक्टेड ना हो. फिर उसके ट्रीटमेंट इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. अक्सर डायबिटिक फूट ये वगैरह इसकी कम्प्लिकेशन हो सकती है लेट टाइम. तो इसकी वजह से उसके हाइजीन. टिल द पेशेंट टू अवॉइड हीटिंग पैड्स एंड एक्सरसाइज कॉशन व्हेन नियर ओवन फायर्स बिकॉज बर्न आर मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट इन डायबिटिक पेशेंट. बर्न से भी एहतियात करना चाहिए. ठीक है. अब यह थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक नॉन DKA और HHNS में डिफरेंट क्या है. तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोइक सिंड्रोम बोथ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद डायबिटीज. दोनों जो है वो डायबिटिक पेशेंट में आती है. लेकिन यह एक बात मैं बताता हूँ कि DKA टाइप 1 में ज़्यादा होती है और टाइप 2 में HHNS होती है. ठीक है. शेयर सेम सिमिलरिटी इंक्लूडिंग चेंज इन लेवल इन कॉन्शियस एक्सट्रीम वॉल्यूम डिप्लीशन बट देयर टू डिस्टिंक्ट. कुछ सिमिलरिटीज उसमें है. सिमिलरिटीज में क्या है कि कॉन्शियसनेस दोनों में ख़त्म होती है और एक्सट्रीम वॉल्यूम डिप्लीशन दोनों में होती है. ठीक है. तो ये हो सकती है. द फॉलोइंग चार्ट हेल्प डिटरमाइन विच कंडीशन इन द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग. तो अब हम ये चार्ट की तरफ आती है कि चार्ट में क्या है. ठीक है. तो सबसे पहले DKA ये टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस में होती है, रेवेड होती है. ठीक है. तो इसमें एक और चीज़ कोशमल रिस्पायरेशन हुए थे, मतलब हाइपर वेंटिलेशन, ब्रीथिंग रेट क्या होगी, इंक्रीज़ होंगी. इसकी वजह क्या है कि बॉडी के अंदर क्या हुआ है, एसिडिटी इंक्रीज़ हुआ है. अगर एसिडिटी इंक्रीज़ हुआ है तो ये बार बार बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की कोशिश करेगा ये असल में जो है ये मेटाबॉलिक असल इसकी वजह से ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है ना. तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस ख़त्म करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन होगा ताकि बॉडी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले ताकि वो एसिडिटी कम हो. ठीक है. तो इसकी वजह से कोशमल सिंड्रोम होगा, एसीटोन ब्रेथ होगा क्योंकि एसिडिटी की वजह से और एसिटिक एसिड की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 200 to 800 mg/dL से होगा. ये याद रखिए कि उसमें 200 होते हैं और उसमें हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोएसिडिक इसमें 600 मतलब है कि ग्लूकोज लेवल होती है. ठीक है. हाइपोनेट्रीमिया माइल्ड होती है और कीटोन लेवल हाई होगी उसमें क्योंकि कीटोन फॉर्मेशन होती है उसमें. ठीक है. सीरम ऑस्मोलरिटी हाई स्लाइटली एलिवेटेड और इसके साथ साथ ये भी याद रखें अगर एसिडिटी है तो पहले हाइपरकैलीमिया होगा बाद में हाइपोकैलीमिया होगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑलरेडी है. ठीक है. ये है टाइप 1 में. अब हम बात करते हैं HHNS हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोइक एसिड. तो इसके आंसर स्लो है और इस DKA की एक्यूटी. ठीक है. वो स्लाइटली रैपिड रिस्पायरेशन और इसमें हाइपर वेंटिलेशन था, कोशमल था. ठीक है. नो ब्रेथ ऑर्डर, उसमें ब्रेथ जो है कीटोनिक था. एलिवेटेड अबाउट 600 mg/dL. हाइपरनेट्रीमिया
इसमें हाइपरनेट्रीमिया नहीं था, हाइपरकैलीमिया स्टार्ट में था, बाद में फिर भी हाइपोकैलीमिया था। नेगेटिव और स्मॉल सीरम कीटोन्स तो नहीं है, तो क्यों होगा? सीरम ऑस्मोलैरिटी मार्कली एलिवेटेड और नॉर्मल सीरम पोटाशियम और लैक ऑफ एसिडोसिस, तो ये क्या इस दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हमें ट्रीट फ्लूइड लॉस काज बाय हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो हम फ्लूइड लॉस जो है वो ट्रीट करेंगे। इन्फ्यूज़ IV आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक हाफ नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन। और इसके साथ साथ व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स बिलो 200 mg पर डेसीलीटर एडमिनिस्टर IV डेक्सट्रोज 5% इन वाटर टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ये भी हमें देना है ताकि हाइपोग्लाइसीमिया से भी बचे। डेक्सट्रोज 5%, ठीक है, ये इन्फ्यूजन है, ठीक है। मॉनिटर सीरम ग्लूकोज लेवल एंड यूरिन आउटपुट 1 हावरली। रिव्यू की लेबॉरेटरी टेस्ट सच एज सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल 4 हावरली चेक करना है, ये टाइम याद रखना है। आर्टीरियल pH ABG से हम चेक करते हैं तो 6 हावरली चेक करना है। और सीरम बाइकार्बोनेट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो चेक करना है। क्रेटिनिन लेवल और ट्रीटमेंट की जो इफेक्ट है वो भी असेस करना है, ठीक है। मॉनिटर पोटाशियम लेवल एंड रिप्लेस पोटाशियम इज़ नीडेड। अगर पोटाशियम रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है वो भी करना चाहिए। हेल्प द पेशेंट मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल हैबिट, ये बहुत अच्छी है कि पेशेंट को की हेल्प करना है ताकि वो गुड न्यूट्रिशनल हैबिट क्या करे, मेंटेन करे। obtain a diet history and note the impact of lifestyle and culture on food intake. encourage the patient to follow the American diabetes की जो रूल है वो क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इनकरेज द ओबिस पेशेंट टू लूज वेट। अगर ओबिस पेशेंट है तो वेट लॉस की बात करना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। टीच द पेशेंट एंड हिज फैमिली अबाउट द डिजीज़ कम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट। इसके कम्प्लिकेशन जो माइक्रोवास्कुलर है, मैक्रोवास्कुलर है, उसकी ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ पेशेंट की फैमिली को बताना है। डिस्कस ब्लड ग्लूकोज सेल्फ टेस्टिंग, ताकि आप घर में जो है RBS कैसे करा सकते हैं उसकी भी टेस्ट मतलब है कि उसको डिस्कस करना है। स्किन केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इंजरीज। डिस्कस विच इंजरीज शुड बी रिपोर्टेड टू अ प्रैक्टिशनर। ये भी बताना है कि अगर इंजरी वगैरह हो तो प्रैक्टिशनर के पास आना है, ठीक है। मेक श्योर द पेशेंट एंड हिज फैमिली नो द साइन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। Make sure the patient and family know how to adjust insulin doses for changes in diet, exercise and stress level। तो ये भी हमें करना मेक श्योर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हैव द पेशेंट और फैमिली मेम्बर डिमॉन्स्ट्रेट द Have the patient or family member demonstrate the technique for drawing of administering insulin। इंसुलिन कैसे देना है। Teach the patient how to adjust dose if an insulin infusion pump is used। अगर इंसुलिन इन्फ्यूजन पम्प यूज़ कर सकते हैं तो उसके डोजेस कैसे एडजस्ट करना है। Educate the patient and his family about care during illness। Tell the patient to monitor blood glucose level more frequently to increase fluid intake and do not stop taking his anti-diabetic without consulting with the practitioner। तो ये भी ख्याल करना है कि फ्लूइड इनटेक की बात और एंटी डायबिटिक मेडिसिन के हवाले से, ठीक है, प्रैक्टिशनर से भी बात करना है। प्रोवाइड केयर फॉर डायबिटिक पेशेंट विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ख्याल रखना चाहिए। डिस्कस काजेज ऑफ एचिंग बर्निंग सेंसेशन इन लेग। अगर लेग में कोई मसला है, कोई बर्निंग है, सेंसेशन है वगैरह, तो उसके भी डिस्कस करना है। प्रोवाइड फूड कैटलिस्ट टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद बेड लेनिन्स फॉर अ पेशेंट इन सीवियर पेन। तो फूड जो है क्रेडल भी चाहिए ताकि वो बेड लेनिन से उसकी जो कांटेक्ट है वो मतलब है कि सीवियर पेन से वो बची। एनकरेज एक्सरसाइज टॉलरेटेड विच में हेल्प टू रिलीफ पेन। तो एक्सरसाइज भी चाहिए क्या हो ताकि वो इसके पेन को रिलीफ मिले, ठीक है। प्रोवाइड केयर फॉर अ डायबिटिक पेशेंट विद अल्टर्ड bowel and bladder elimination related to neuropathy by providing psychological
support administering prescribed drugs such as metoclopramide, हाइड्रोक्लोराइड, ये एंटी एमेटिक है, ठीक है। एंड डिस्कसिंग द साइन ऑफ ब्लैडर इन्फेक्शन विद द पेशेंट एंड फैमिली, ठीक है। तो ये भी होना मतलब है कि न्यूरोपैथी वगैरह, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और मेटाक्लोप्रोमाइड मेडिसिन देना है वगैरह। प्रोवाइड केयर फॉर अ डायबिटिक पेशेंट विद रेटिनोपैथी बाय इंकरेजिंग इंडिपेंडेंस, प्रोवाइडिंग सेफ एनवायरनमेंट एंड इलेक्टिंग द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी एजेंसीज। इसके बाद प्रोवाइड केयर फॉर अ पेशेंट विद डायबिटीज़ हु हैज़ अ सेक्सुअल डिस्फंक्शन रिलेटेड टू न्यूरोपैथी बाय encouraging the expression of feeling, exploring options such as penile prosthesis and recommending professional counseling is needed। तो ये सब हमें डायबिटिक पेशेंट की काउंसलिंग करना है और इसकी भी ख्याल करना है वगैरह। ये हमारे पास क्या है, डायबिटिक पेशेंट की नर्सिंग इंटरवेंशन थी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है हाइपर पैराथायराइडिज्म।